हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरपीएम रेक्टिफाइंग फिजिक्स माइंड्स। मैं सुजीत कुमार आपके साथ वेक्टर के लेक्चर नंबर 2 में पहुंच चुके हम लोग। अगर आपने इसके पहले का लेक्चर्स यानी लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करके वो लेक्चर को आप देख लीजिए, ताकि हम लोग इस लेक्चर को अच्छे से हम लोग प्रोसीड कर पाएंगे। क्योंकि वो पहला जो लेक्चर था वो काफ़ी बेसिक लेक्चर था और वो आपको अगर आइडिया नहीं है तो इस लेक्चर को हम लोग अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ओके, सो इस लेक्चर में हम लोग स्पेशली पढ़ने वाले हैं वेक्टर एडिशन बाय यूजिंग ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। उसके साथ ही हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स लगाएंगे और सीखेंगे हम लोग कि कैसे हम लोगों को एडिशन करना है और किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। एक्चुअली हम लोग मैकेनिज्म समझेंगे कि हम लोग वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं। So get ready to accelerate your learning with full of energy, with full of excitement. Let's start. तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग लास्ट लेक्चर में वेक्टर अलजेब्रा ही पढ़ रहे थे और उसमें हमने क्या पढ़ा था? इक्वालिटी ऑफ वेक्टर पढ़ा था और दूसरा पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर विथ स्केलर लैम्डा। आपको याद होगा। इस लेक्चर में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? एडिशन ऑफ वेक्टर। ये भी क्या है? वेक्टर अलजेब्रा ही है। तो इस एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है जी? देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर को ऐड करेगा। सिंपल सी बात है। ए प्लस बी, दो वेक्टर को ऐड किया और मिल गया मेरे को सी वेक्टर। ठीक है ना? आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ए और बी को ऐड किया गया तो क्या मिला आपको? सी मिला। मतलब पहले आपके पास दो वेक्टर थे, अब ये दोनों वेक्टर को हमने कंप्लीट कन्वर्ट कर दिया किसमें? सिंगल वेक्टर में। ठीक है ना? हम कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर जो है ना, ये ऐसा एक प्रोसेस है जो बहुत सारे वेक्टर्स को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर प्रोड्यूस कर सकता है। मतलब ये क्या है प्रोसेस जी? कि ये क्रिएट कर सकता है एक वेक्टर बहुत सारे वेक्टर को जोड़ करके, ऐड करके। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि दो ही हो सकता है, 3 को भी ऐड कर सकता है, 4 को भी ऐड कर सकता है। ठीक है ना? तो ये एडिशनल वेक्टर क्या है जी? एक प्रोसेस है। ठीक है ना? और खास बात क्या है कि ये मान लो फोर्स ही है, दो फोर्स हैं, उनको ऐड करके एक फोर्स इसने क्रिएट कर दिया, एक फोर्स इसने प्रोड्यूस कर दिया। तो जो दो फोर्स थे ना, जितने काम कर रहे थे ना, कि दो लोग मिल के जितना फोर्स लगा रहे थे वो उसके बराबर ये सिंगल लगाएगा। कहने मतलब कि ये क्या कहलाएगा? फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कहलाएगा इन दोनों का। ठीक है ना? तो एडिशन ऑफ वेक्टर में क्या करेगा जी? बहुत सारे वेक्टर को जोड़ करके ऐड करके सिंगल वेक्टर ये क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा। तो एडिशन ऑफ वेक्टर जो है ना, हम लोग 3 लॉ से करते हैं। और पहला लॉ क्या है? ट्रायंगल लॉ है, और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा है पॉलीगॉन लॉ। तो हम लोग सबसे पहले एडिशन ऑफ वेक्टर करेंगे ट्रायंगल लॉ से। ओके, तो आप हेडिंग डाल दीजिए ट्रायंगल लॉ। देखिए, ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं ना हम लोग? हमारे पास ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं कि दो ही वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये ए वेक्टर है और ये दूसरा कोई बी वेक्टर है, ये दूसरा कोई बी वेक्टर है। ठीक है ना? इन दोनों को ऐड करना है बाई ट्रायंगल लॉ। ठीक है ना? ट्रायंगल लॉ से यूज करके। ठीक है? ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? बोलता है कि आपको वेक्टर को शिफ्ट करना है, इस तरह से शिफ्ट करना है कि पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल आ जाए। देखो, जैसे ए है ना, ए को जेव का तेव रखा, मैंने रखा, जैसे ए है वैसी है। और बी को मैं क्या करूँगा? शिफ्ट करूँगा, ऐसे शिफ्ट करूँगा। हमें पता है कि वेक्टर को हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जा सकते हैं, पैरेलल, रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो देखो, बी को मैंने ऐसे लेके आ गया। ठीक है? बी ऐसे हो गया। दिस इज़ व्हाट? बी वेक्टर। ठीक है ना? तो बोला कि आपको वेक्टर को इस तरह से शिफ्ट करना है कि ए के हेड पे बी का टेल आ जाए, मतलब पहले वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल आ जाए। तो जो रिजल्टेंट ऑफ एडिशन होगा ना, वो पहले के टेल से दूसरे के हेड तक। ठीक है ना? ये क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट ऑफ एडिशन कहलाएगा। इसको मैं आर कह सकता हूँ, और आर इज ए प्लस बी। रिजल्टेंट से डरना नहीं है। रिजल्टेंट इज व्हाट? रिजल्ट ऑफ समेशन ए प्लस बी। ठीक है ना? ये रिजल्टेंट ऑफ एडिशन है। ठीक है ना? अब बात यह कि ए का लंबाई कितना है जी? ए का मैग्नीट्यूड क्या है? ए है। और बी का मैग्नीट्यूड क्या है? बी है। मैंने बताया है आपको कि ए का मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ? लेंथ ऑफ एरो। तो ए का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है, बी का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है, और आर का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है। तो आर का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा ए और बी के टर्म में? मतलब आर का लंबाई तो निकालना पड़ेगा। देखो, अगर हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल रहे हैं, ए प्लस बी इक्वल्स टू आर कर रहे हैं, तो जो नया वेक्टर मिला, नया वेक्टर का डायरेक्शन का भी बात करना चाहिए हमें, और मैग्नीट्यूड का बात करना चाहिए। ठीक है ना? तो डायरेक्शन तो मुझे पता चल रहा है इधर की तरफ है, लेकिन इसका लंबाई कितना होगा? तो लंबाई भी हम लोग ए और बी के टर्म में निकालेंगे। उसके लिए हम लोगों को कुछ मैथमेटिक्स यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है? तो उसके पहले आपको कुछ डिफाइंड कर दूँ मैं यहाँ पे। बताइए, तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? तो ए और बी के बीच का एंगल कैसे होगा जी? तो हेड पे टेल है ना, हेड पे टेल है तो क्या करते हैं हम लोग? शिफ्ट करते हैं। तो ऐसे शिफ्ट किया और ये वाला एंगल थीटा होगा। दिस व्हाट? एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है ना? और ये वाला एंगल भी तो आर और ए के बीच का हो जाएगा, अल्फा। और ये वाला एंगल हमने ले लिया क्या? बीटा। इसको ले लिया बीटा। ठीक है ना? हम कह सकते हैं
मैं ऐसा कह दूँ क्या कि ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, ये ए पर है और ये बी पॉइंट पे है और ये सी पॉइंट पे है, ठीक है ना। तो मैं ऐसा बोलूँ क्या कि इस ए वेक्टर को ए बी वेक्टर भी तो बोल सकता हूँ ना, ए वेक्टर को ए बी वेक्टर भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, जो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही है, ठीक है ना। और ये कितने के बराबर है जी, ए के बराबर है। जैसे मैंने आपको सिखाया था कि मैग्नीट्यूड को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे, तो कोई वेक्टर अगर ए वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड लगा दो या फिर क्या कर दो, सिंपल ए लिख दो, एरो एरो मत दो। अगर एरो देना आपको पसंद नहीं है तो विदाउट एरो और ये मॉडुलस भी मत लगाओ, तो ये भी क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए कहलाएगा, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ ए कहलाएगा। ओके, तो ये मैंने ऐसा लिखा। वैसे हम लोग बी सी के लिए लिखना चाहें अगर, तो हम लोग कह सकते हैं कि बी सी वेक्टर क्या है, बताइए। बी सी वेक्टर तो बी वेक्टर है ना, है कि नहीं। बी सी वेक्टर तो क्या है, बी वेक्टर है। इक्वल्स में क्या कर दूंगा, बी कह दूंगा। वैसे ए सी वेक्टर कौन है जी, ए सी वेक्टर बताइए तो। सो ए सी वेक्टर इज आर वेक्टर, ए सी वेक्टर इज आर वेक्टर, और इसको मैं क्या बोल दिया, आर बोल दिया। ओके, ये नोटेशन से ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है ना। अच्छा, कुछ एंगल के बारे में अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज व्हाट, थीटा। ए और बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ओके, और एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड आर वेक्टर इज व्हाट, अल्फा। देखो अल्फा है। और एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड आर वेक्टर, बी वेक्टर एंड आर वेक्टर इज व्हाट, बीटा। सिंपल नोटेशन मैंने लिखना, और कुछ नहीं लिखा है, ठीक है ना। अब देखो इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट और डायरेक्शन वगैरह भी कुछ लॉज है हमारे पास, उन लॉज को यूज करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए वो लॉ क्या है, तो पहला लॉ है आपका कोसाइन रूल, ठीक है ना। पहला क्या है जी, कोसाइन रूल। ओके, पहला रूल है कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल में हम लोग क्या लिखते हैं ना, कोसाइन रूल मतलब जिसमें कॉस इन्वॉल्व होगा, ठीक है ना। तो आर इक्वल टू हम लोग लिखते हैं ऐसे, देखिए कैसे। तो आर इक्वल टू लिख देते हैं पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर लिखा हूँ मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर लिखा हूँ, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिस इज व्हाट कोसाइन रूल कहते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, सेकंड में है आपका टेंजेंट रूल। सेकंड में टेंजेंट रूल है। टेंजेंट रूल का मतलब क्या, उसमें tan इन्वॉल्व होगा। कोसाइन का मतलब क्या होता है जी, कॉस, है ना। टेंजेंट मतलब tan, ठीक है ना। तो टेंजेंट रूल, तो टेंजेंट रूल में क्या होता है कि इसमें हम लोग डायरेक्शन, ये एक्चुअली में टेंजेंट रूल यूज होता है डायरेक्शन निकालने के लिए। और कोसाइन रूल किस लिए यूज होता है जी, आर का लेंथ निकालने के लिए, मतलब आर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। जब भी मैग्नीट्यूड का बात करूंगा आप समझ जाना कि लेंथ का बात हो रहा है। ओके ओके, अब देखिए टेंजेंट रूल करना है हमें, तो टेंजेंट रूल कैसे लिखेंगे आप देखिए, अच्छे से देखिए। मुझे क्या लिखना है, tan अल्फा। तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा जी, p बाई बी हो, p बाई बी होगा। ओके, देखिए मैं क्या करता हूँ कि इस ट्रायंगल को मैं थोड़ा सा यहाँ दिखाना चाहता हूँ। देखिए ऐसे है, ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है, ये अल्फ़ा है। तो मैं इसको ऐसे ब्रेक किया, देखिए ये क्वांटिटी जो है ना, ये b है, ये क्या है, b है, ये थीटा है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो अगर आप cos थीटा ले लोगे ना, ये मान लो ये वाला जो लेंथ है ना, ये लेंथ मान लो आप, ये है y और ये वाला लेंथ है x, ठीक है। तो अगर मैं y निकालना चाहता हूँ, क्योंकि tan अल्फा लिखना है तो मुझे ये लेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो निकालिए, क्या ले लेंगे हम लोग, क्या हम साइन थीटा ले लें, क्योंकि ये हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल के लिए, इस ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, y बाई बी, दिस इम्प्लाइज y इज व्हाट, b साइन थीटा, ठीक है। और ये x निकालने के लिए मैं क्या ले लूँ, cos ले लेता हूँ, b बाई एच। तो cos थीटा इज x बाई b, तो x इक्वल टू कह सकता हूँ मैं b cos थीटा। एनी परेशानी, नो परेशानी, ठीक है ना। मैंने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ किया, ठीक है। अब देखिए मैं कह सकता हूँ यहाँ पे, मैं कह सकता हूँ कि दिस लंबाई इज हाउ मच, ये y कितना है, b साइन थीटा है, दिस इज व्हाट b साइन थीटा, एंड दिस लंबाई इज हाउ मच, b cos थीटा, ठीक है। ओके, तो अब बोलिए आप tan अल्फा कितना लिख दूँ मैं, तो tan अल्फा विल बी व्हाट, देखो तो ये लंबाई है ना, ये ट्रायंगल है ना, तो b साइन थीटा बाई दिस लेंथ टोटल। तो ये लेंथ कितना है जी, a है, और ये वाला लेंथ कितना है, b cos थीटा है। तो मैं लिख सकता हूँ tan अल्फा इज परपेंडिकुलर इज b साइन थीटा बाई a प्लस b
cos थीटा। दिस इज व्हाट tan अल्फा। मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, देखो सिंपल बात है, tan अल्फा लिख रहे हो ना, तो इसके सामने अल्फा के सामने कौन सा है साइड, अल्फा के सामने साइड है b, ठीक है ना, मैंने b इधर लिख दिया है, यहाँ पे मैं लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। दिस इज व्हाट b वेक्टर, ओके ठीक है। तो tan अल्फा इक्वल टू मैं क्या लिख दूँ, b sin थीटा लिखूंगा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कोस थीटा, मतलब अल्फा के सामने जो रहेगा वो यहाँ पे आएगा, फिर साइन आएगा, ठीक है ना, फिर नीचे a प्लस बी साइन थीटा है तो यहाँ पे b कोस थीटा होगा, ठीक है ना। सिमिलरली अगर हम tan बीटा लिखना चाहें तो मैं यहीं से लिख सकता हूँ। देखो बीटा के सामने कौन है, a है, बीटा के सामने कौन है जी, a है, यही है ना बीटा, बीटा तो यही है ना, बीटा के सामने कौन है, a है, तो मैं लिखूंगा a साइन थीटा बाई, देखो यहाँ b साइन थीटा तो यहाँ पे क्या है, a था, यहाँ पे a साइन थीटा तो यहाँ पे क्या आएगा, b आएगा प्लस a कॉस थीटा। इस तरह से आपको याद कर लेना। देखो मैंने लॉजिक दे दिया tan अल्फा निकालने के लिए, tan बीटा भी उसी लॉजिक से निकलेगा, हालांकि जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप ये याद कर लेते हो तो उस तरह से हम लोग ये याद कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली आपके लिए क्या है, कोसाइन रूल है और टेंजेंट रूल है, इन्हीं को हेल्प से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड भी निकालेंगे और इसका डायरेक्शन भी निकालने के लिए, ठीक है ना। मतलब इसका मैग्नीट्यूड इससे निकल जाएगा और इसका डायरेक्शन इनसे यूज़ करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा करते कुछ स्पेशल केस पढ़ते हैं, आप इसको लिखो पहले। तो स्पेशल केस लिखेंगे हम लोग। पहला केस क्या होगा, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 0। देखो मैं आपको बताया था, पहले लेक्चर में आपको बताया था कि हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या मानते हैं जी, लेंथ ऑफ एरो मानते हैं, और इस कॉन्सेप्ट से हम लोग का सारा का सारा प्रॉब्लम क्या होता है, आसान हो जाता है। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको करके दिखाऊंगा, और यहाँ पे विदाउट फॉर्मूला यूज किए ये सारी चीज़ें मैं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को मान के कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, लेंथ होता है, और ज्योमेट्री से सारा का सारा आंसर लेके आऊँगा आपके सामने, ठीक है ना। फॉर्मूला भी हम लोग यूज करेंगे, लेकिन पहले ज्योमेट्री कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हमारा साथ दीजिए आप। थीटा 0 है और वेक्टर a है और वेक्टर b को ऐड करना है, ठीक है ना। कहने मतलब ये है कि a और b ऐड करना है जब a और b के बीच का एंगल क्या है जी, 0 है, मतलब a और b कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। मान लीजिए कि a ऐसे होगा, ठीक है, और b ऐसे होगा, दोनों पैरेलल है, तभी तो एंगल 0 है। अब देखो ट्रायंगल लॉ से हमें ऐड करना है, इनको ट्रायंगल लॉ से ऐड करना है, ट्रायंगल लॉ को यूज करके ऐड करना है। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि एक वेक्टर जो है ना, उसके हेड पे दूसरे का टेल होना चाहिए, मतलब ए के हेड पे बी का टेल होना चाहिए, मतलब बी को मैं यहीं से स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या है, ए है, और ये क्या है, बी है, ये ए हुआ और ये बी हुआ। तो रिजल्टेंट कहता है ट्रायंगल लॉ कि ए के टेल से बी का हेड तक, तो ए का टेल कहाँ पे है जी, यहाँ पे है, और बी का हेड कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा, ठीक है ना। अब देखो रिजल्टेंट का हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है, मतलब क्या निकालना है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा बताइए, मतलब लेंथ क्या होगा। अब देखिए ए का लेंथ कितना है, ए है, और बी का लेंथ कितना है, बी है, तो आर का लेंथ कितना होगा जी, ये पूरा ब्लू कलर वाला कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि आर क्या होगा, ए प्लस बी हो जाएगा। अब आप चाहो तो फॉर्मूला यूज कर सकते हो, करो यूज। थीटा को यहाँ पे 0 रखो तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ जाएगा, क्योंकि कॉस थीटा कॉस 0 तो 1 हो जाएगा ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और रूट में तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो आर कितना आ गया, ए प्लस बी आ गया। अच्छा जी, अब देखिए एक और महत्वपूर्ण बात क्या है, ये महत्वपूर्ण बात ये है कि ए और बी को हमने ऐसे करा है, तो अभी जो इन ए और बी को ऐड करेंगे तो मैक्सिमम आएगा। आप ए और बी को ऐड करने का कोई और तरीका हो सकता है जहाँ पे ए प्लस बी मैक्सिमम, अच्छा ऐसे करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैंने किया तो जितना भी लंबाई आएगा ऐसे करो, ठीक है ना। तो जब ये ऐसे रहेंगे ना तो इसका टेल और हेड के बीच का दूरी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब ये ऐसे होंगे, ऐसे करेंगे तो कम हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो कम हो रहा है, ऐसे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कब होगा, जब ऐसे होगा तो हेड और टेल के बीच का दूरी मैक्सिमम होगा। कहने का मतलब ये है कि जब ये 0 डिग्री पे ऐड होंगे तो उस टाइम जो आर आएगा ना, वो आर के वैल्यू क्या होगा, मैक्स होगा, आर मैक्स होगा। हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री पे रिजल्टेंट जो होता है मैक्सिमम होता है। और मैथमेटिकली भी कह सकते हैं कि जब cos थीटा मैक्सिमम होगा तो आर क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है जी, तो जब थीटा 0 होता है, क्योंकि cos क्या होता है उस टाइम 1 होता है, cos का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो मैथमेटिकली भी और यहाँ पर हमने कंसेप्चुअली भी देखा कि थीटा 0 होगा तो क्या आएगा जी, आर मैक्स आएगा। ओके, चलिए सेकेंड केस देखते हैं हम लोग। सेकेंड केस है थीटा इक्वल्स टू 90, मतलब ए और बी क्या है,
90 डिग्री पे है, जैसे कि ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए और बी, देखो तो 90 डिग्री है ना ए और बी, डेफिनेटली 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट क्या होगा जी, रिजल्टेंट होगा ए के टेल से बी के हेड तक, ठीक है ना, ये रिजल्टेंट कहलाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बताइए, ये रिजल्टेंट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैं तो बोलूँगा कि इसका लेंथ ए है और इसका लेंथ बी है और इसका लेंथ आर है। क्या ये हमारे को राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं जी, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली कह सकता हूँ कि आर विल बी रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ किया है, जो पहले का बेसिक ज्ञान था हमारे पास उसी का हमने यहाँ पे यूटिलाइजेशन किया है। आर क्या है जी, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। अब देखो आप इसको यूज कर लो, इस फॉर्मूले में रखो, थीटा 90 रखोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा रिजल्टेड रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। खैडैक हमने यहाँ पे सिर्फ लेंथ माना है और ज्योमेट्री लगाया है और फॉर्मूला हमारा आ रहा खटाखट खटाखट। आई बात समझ ना। देखो एक्चुअली स्पेशल केस पढ़ने का फ़ायदा ये है ना, स्पेशल केस पढ़ने से हम लोग क्या करते हैं, टाइम सेव कर पाते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो थीटा 90 आ रहा है, थीटा 0 आ रहा है, तो इसमें आप बार बार रखोगे ना तो टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। अगर थीटा 0 आपने रट के रखा है कि आर ए प्लस बी होता है थीटा 0 होने से, थीटा 90 होने से आर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना, तो आपका टाइम क्या होगा, सेव होगा, ठीक है ना। और चलिए और देखते हैं 3 केसेस, नंबर 3 देखते हैं। तो नंबर 3 केस में हम देखते थे थीटा क्या है जी, 180 है, थीटा क्या है 180 है, ठीक है। मतलब जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 180 है। मतलब दोनों वेक्टर जो होंगे ना ये रूठे हुए होंगे, जैसे कि ए ऐसे है तो बी ऐसे होगा, है कि नहीं। अब यहीं पे मैं सजा के लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ऐसे ऐड करना है ट्रायंगलों से कि हेड पे टेल रहे, और ए बी कैसे होगा, अपोजिट में होगा, क्योंकि 180 डिग्री है, तो डेफिनेटली बी होगा इस तरह से, बी ऐसे होगा। मैंने इसमें माना है कि बी क्या है, ए से छोटा है, बी ए से छोटा है, तो रिजल्टेंट क्या होता है जी, तो ए के टेल से बी के हेड तक, तो ए का टेल यहाँ पे और बी का हेड यहाँ पे, तो दिस इज व्हाट रिजल्टेंट। अब आप मुझे बताइए कि आर का वैल्यू क्या होगा इसमें, तो आप बोलोगे सर आर का वैल्यू जो होगा ना ए माइनस बी होगा, ओके। अच्छा बताइए टेल से हेड की दूरी इस केस में इससे भी छोटी हो सकती है क्या, कभी नहीं। जब दोनों अपोजिट में ऐड होंगे तभी तो मिनिमम होगा, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं जब cos थीटा मिनिमम होगा तो r क्या होगा, मिनिमम होगा। cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1, और -1 कब होगा, जब cos 180 होगा, थीटा क्या होगा 180 होगा, तो क्या होगा जी, cos 180 -1 होगा, तो इस टाइम r क्या आएगा, मिनिमम आएगा। मैं कह सकता हूँ कि इस केस में क्या आ जाएगा, r का मिनिमम वैल्यू आएगा, ठीक है ना। अच्छा मैंने इसमें लिया कि a बड़ा है b से, मैं ऐसा करता हूँ कि a को छोटा लेता हूँ, b को बड़ा लेता हूँ, चलो ठीक है। तो a को मैंने छोटा ले लिया ऐसे, ओके, और b थोड़ा इससे बड़ा है, ऐसे टेढ़ा क्यों बन रहा है रे, दिस इज b, ओके, एंड दिस इज a। अब बताइए तो रिजल्टेंट किधर की तरफ होगा, क्या b की तरफ होगा, डेफिनेटली b की तरफ होगा। a के टेल से b का हेड, तो a के टेल से b का हेड ऐसे, ठीक है। तो इस केस में जो रिजल्टेंट होगा ना मेरा बाबू, वो होगा b माइनस ए होगा, है कि नहीं। तो अगर हम लोग जनरल केस का रिजल्टेंट लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि r इज मॉड ऑफ a माइनस बी, है कि नहीं, या फिर कह सकते हो r इज a निगेशन b। a निगेशन b का मतलब क्या होता है बताइए, कि जो बड़ा है उसमें से माइनस करना, अगर a बड़ा है तो a में से माइनस करेंगे, b बड़ा है तो b में से माइनस करेंगे, ठीक है ना। और एक चीज़ इसमें हमें सीखने को क्या मिली कि ये जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, r मिनिमम होगा, ठीक है ना। मतलब मैक्सिमम रिजल्टेंट आएगा जब थीटा 0 रहेगा, मिनिमम रिजल्टेंट आएगा जब 180 रहेगा, और 90 रहने से रिजल्टेंट क्या आएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। और एक स्पेशल केस करके आपको दिखाऊंगा, आप इसको पहले लिख लीजिए। चौथा केस है जब वेक्टर दोनों जिसको ऐड करें उनका मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दो, ए ही लिख सकता हूँ ना, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab, ए इंटू बी की जगह ए लिखना है, तो 2 इंटू ए स्क्वायर हो गया, कोस थीटा हो गया, बहुत ही सुंदर। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया, 2a स्क्वायर हो गया, प्लस ये क्या है 2a स्क्वायर है, कोस थीटा है, बहुत अच्छे। क्या 2a स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, बहुत बढ़िया। क्या मैं 2a स्क्वायर इंटू 1 प्लस कोस थीटा को मैंने मैथमेटिकल टूल में आपको बताया है कि ये जो होता है ना 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है ना। अब देखो तो रूट के अंदर 2 जो है ना 2 जो है ना 2 बार आ गया, तो एक बाहर आ गया, और a स्क्वायर है तो ये भी बाहर आ जाएगा, और cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो cos थीटा बाई 2 बाहर आ जाएगा। ये वाला जो है ना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट स्पेशल केस है,
और ये आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव करता है एज कम्पेयर टू दिस केसेस, ठीक है ना। जैसे कि आपको जैसे ही दो वेक्टर मिलते हैं ना सेम मैग्नीट्यूड के, तो डायरेक्ट आप रिजल्टेंट लिखते हो क्या, 2a cos थीटा बाई 2 इज द रिजल्टेंट। इतना सारा करने का जरूरत ही नहीं है। जैसे आपको अभी कभी दिखा देता हूँ, जैसे मान लो आप कि दो वेक्टर हैं 10 न्यूटन का और ये 10 न्यूटन का, दोनों के बीच का एंगल क्या है, 60 डिग्री है। मैंने पूछा आपसे कि बताओ रिजल्टेंट क्या होगा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट क्या होता है, आपको क्या है, ए भी पता है और बी भी पता है, तो ए भी रखोगे और बी भी रखोगे। यहाँ पे ए भी 10 है और बी भी 10 है, 2 इंटू ए इंटू बी, और कॉस थीटा को क्या रखोगे, 60 डिग्री रखोगे। तो सारी चीज़ें क्या हमें क्या करना पड़ेगा जी, पूरा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें पता है ये फॉर्मूला कि जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहता है तो 2a cos थीटा बाई 2 होता है रिजल्टेंट, तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा कि r जो होगा ना 2 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा बाई 2। थीटा कितना है जी, 60 डिग्री है, 60 बाई 2, तो मैंने लिख दिया 2 इंटू 10 इंटू क्या हो गया, ये cos 30 हो गया ना, ये कैंसिल हो गया, cos 30 हो गया। और cos 30 कितना होता है जी, √3/2 होता है। मतलब r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10√3 हो जाएगा। मेरी बात समझ आई क्या, 10√3 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मतलब ये ऐसा करने से ना, इस केस को यूज करने से जल्दी से अपना काम हो जाता है। ओके, चलिए लिखिए और एग्जांपल्स करेंगे हम लोग। तो ट्राइंगल लॉ हमने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया। ट्राइंगल लॉ में जो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है, where थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, और tan अल्फा जो होता है b sin थीटा बाई a + b cos थीटा, और tan बीटा क्या होता है जी, a sin थीटा बाई b + a cos थीटा। इसी के हेल्प से हम लोग सारा का सारा क्वेश्चन आज करेंगे, ठीक है। और कुछ स्पेशल केस देखा कि जब थीटा 0 होगा तो r मैक्सिमम होता है और वो a + b होता है। थीटा 90 होने से r क्या होता है, √a² + b² होता है। थीटा 180 होने से r मिनिमम होता है और वो होता है mod ऑफ a - b, और a = b होगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, r = 2a cos थीटा बाई 2। ठीक वैसे ही आपको याद होना चाहिए जैसे मेरे को याद है। तो चलिए एग्जाम्पल क्वेश्चंस करते हैं। छोटा छोटा क्वेश्चन मैंने लिया है जस्ट फॉर कि आप फॉर्मूला यूज करना सीखो, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या बोला है कि वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 6 यूनिट है और क्या है जी, 4 यूनिट है, ठीक है ना। दोनों को ऐड करना है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। मतलब दोनों एक्ट कर रहे हैं कितने पे, 60 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं। तो बोला कि रिजल्टेंट ऑफ एडिशन क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा, तो मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा a² + b² + 2ab cos थीटा। तो 6² cos 60 के वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देते हैं, 1/2 हो गया, तो 2 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा 36 + 16 + 24, वाह वाह। तो 6 और 4 0 और 6 1 6, तो क्या आ गया जी, ये 76 आ गया। रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड आया वो क्या आया, 76 आया, ठीक है ना। ओके, अब देखिए इसमें नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया कि इसी प्रॉब्लम में आप r मैक्स निकालिए और r मिन निकालिए। तो मैं खूब आराम से निकाल सकता हूँ इसका सॉल्यूशन कि r मिन जो होगा ना a - b होगा, मतलब 6 - 4 कितना होगा जी, 2 होगा, और r मैक्स जो होगा ना मेरा बाबू वो क्या होगा, 6 + 4 होगा, और वो कितना होगा जी, 10 होगा। दिस इज व्हाट r मीन एंड r मैक्स, ठीक है। लिखिए इसका सॉल्यूशन, फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो नेक्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है, बोल रहा है कि which of the following cannot be resultant of two vectors of magnitude 1 unit and 5 unit, ठीक है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है। तो देखिए मैग्नीट्यूड जो दो वेक्टर का है ना, जैसे मान लो a है 1 यूनिट और दूसरा क्या है 5 यूनिट है, तो रिजल्टेंट हो नहीं सकता। कौन सा, इसमें क्या क्या दिया है जी, 1 5 6 और 0 दिया है ऑप्शन में, है कि नहीं। तो इसमें रिजल्टेंट कौन नहीं हो सकता, वो हमारा आंसर होगा। अब देखो नहीं होने का मतलब क्या, मैं ऐसा करता हूँ कि रिजल्टेंट का निकाल तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा और इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का मिनिमम वैल्यू कितना होगा। तो मिनिमम से छोटा हो नहीं सकता है और मैक्सिमम से बड़ा हो नहीं सकता है, ठीक है ना। मतलब रिजल्टेंट देखो वो r मैक्स और r मीन जो निकाला था ना, r मीन जो निकाला था ना a - b, और r मैक्स जो निकाला था ना a + b, ये बहुत ही कंसेप्चुअल था। इसका फ़ायदा ये था कि रिजल्टेंट ऐसे वेरी करेगा, a - b से a + b में वेरी करेगा। इसका मॉडुलस ले लो, ठीक है ना, a - b से a + b तक वेरी करेगा। हम कह सकते हैं कि r मीन टू r मैक्स होगा। अब आप पकड़ लिए होंगे क्या मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। अब 1 5 का मिनिमम रिजल्टेंट क्या होगा बताइए, तो मिनिमम होगा 5 - 1 4, ठीक है ना, और मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना हो जाएगी 5 + 1 6, ठीक है ना। तो देखो क्या क्या रिजल्टेंट नहीं हो सकता है, तो जो 4 से छोटा होगा और जो 6 से बड़ा होगा वो क्या होगा, वो रिजल्टेंट नहीं होगा। तो 4 से छोटा में क्या है, एक 1 है, ठीक है ना, और 4 से
बाकी 5 और 6 तो रिजल्टेंट हो ही जाएगा, 5 और 6 तो हो गए, हो जाएगा ना जी, ठीक है ना। बाकी डी ऑप्शन में क्या है, जीरो है, वो जीरो भी इसमें लाई नहीं कर रहा है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए और डी हो जाएगा। आई बात समझ में ना। मतलब हमें अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि रिजल्टेंट होगा, अगर बोलता है कि रिजल्टेंट कौन कौन हो सकता है, तो जो इसके अंदर होता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट होता। बोला रिजल्टेंट कौन नहीं हो सकता है, जो इससे बाहर होगा वो रिजल्टेंट नहीं होगा। तो बाहर कौन कौन है, 1 और 0 बाहर है इसके, 4 से छोटा है, ठीक है ना। अगर मान लो कोई और ऑप्शन होता 8 होता तो 8 भी रहता, तो 8 आंसर होता है क्या, नहीं होता, क्योंकि वो 6 से बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए लिखिए इसको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 2 वेक्टर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट एंड 1 यूनिट और रिजल्टेंट प्रोड्यूस करता है कितने का, √2 यूनिट का। मैं आपको इस क्वेश्चन के थ्रू में कुछ आपको इंपॉर्टेंट ज्योमेट्री भी सिखाना चाहता हूँ। जैसे एक इंपॉर्टेंट ट्रायंगल क्या है, उस ट्रायंगल को अगर आप रट के रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका साइड ए है और ये ए है, तो ये कितना होगा बताओ, ये ए √2 होगा कि नहीं होगा बताओ। ये पैथागोरस थ्योरम में लगाओगे तो ये जो हाइपोटेनस होगा कितना होगा, a² + a² का रूट होगा, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 2a² होगा रूट में, तो ये कितना आ गया जी, a√2 हो गया, ठीक है ना। तो आप ये समझना कि ऐसा कुछ रेशियो होगा, 1:1√2 का अगर रेशियो होगा, 1:1√2 का रेशियो होगा, तो ट्रायंगल कैसा बनेगा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ठीक है ना। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो 45 होगा, 45 होगा और एक क्या होगा जी, 90 डिग्री होगा। ये आपको याद रखना, ठीक है, अगर 1:1√2 रेशियो में है तो, ठीक है ना। तो इसमें भी वैसे ही कुछ बोला है कि एक है क्या 1 यूनिट और एक है 1 यूनिट, ठीक है, और रिजल्टेंट कितना दे रहा है, √2 दे रहा है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर क्या होगा, मतलब हमें पता चल गया कि दिस लाइन इज रिजल्टेंट और ये दोनों क्या है, वेक्टर है। तो मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये वाला क्या है जी, बी वेक्टर है, तो ये क्या है, रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है। तो बोला कि वेक्टर का जो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल क्या होगा, मतलब यही दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो फटाक से हमने निकाल लिया कितना, 90 डिग्री होगा, थीटा क्या क्या आ गया जी, 90 डिग्री। हमने इसमें कोई फॉर्मूला नहीं यूज़ किया, सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ किया है मैंने, तो ज्योमेट्री यूज़ किया है, ठीक है ना। अगर आपको ज्योमेट्री आता है, ट्रायंगल आता है, तब ड्रॉ करिए और थीटा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड 1 बोला मतलब लेंथ क्या है, एरो का 1 है, बस वही समझना है, ठीक है ना। अगर आप फॉर्मूला से यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। अब देखो फॉर्मूला में आप स्पेशल केस अगर यूज़ करोगे तो जल्दी बनेगा, क्यों, क्योंकि इसमें बोला कि मैग्नीट्यूड्स क्या है जी, 1 यूनिट और 1 यूनिट है। 1 यूनिट मतलब ये हुआ कि जिन दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं ना, उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। जिस दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और मैग्नीट्यूड सेम होने से रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है 2a cos θ/2 होता है। और रिजल्टेंट के वैल्यू हमें पता है, रिजल्टेंट क्या है, √2 है। तो 2 × 1 cos θ/2, तो √2/2 √2/2 = cos θ/2, तो cos θ/2 = 1/√2। तो कितना होगा जी, θ/2 = 45 डिग्री। तो थीटा कितना आ गया मेरा बाबू, 90 डिग्री। देखा, ऐसे बन जाता है क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आप इसको यूज करो, चाहे ज्योमेट्री यूज करोगे तो ज़्यादा अच्छा, ज्योमेट्री करने से तुरंत बन जाता है, ठीक है ना। तो ज्योमेट्री यूज करोगे तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ा सा कलम चलाना पड़ेगा ज़्यादा, है ना, लेकिन टाइम इसमें कम लगेगा ज़्यादा। तो ज्योमेट्री आप हमेशा ट्राई करो कि जब भी मैग्नीट्यूड दिया है तो मानेंगे कि ये लेंथ है। जैसे कि हमें क्या बोला कि 1 1 और √2 था, तो हमारे दिमाग में ये था कि हमें ट्रायंगल से ऐड करना है। इसका मतलब हमें एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें एक लेंथ जो होगा ट्रायंगल का 1 होगा, दूसरा लेंथ 1 होगा और तीसरा लेंथ जो होगा ना √2 होगा। तो हमने पढ़ रखा है कि ऐसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनते हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया, उसके बाद वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा दिया, हेड पे टेल रख दिया, बना दिया, ठीक है ना। चलिए लिखिए इसको। तो देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको ट्राई करिए ज्योमेट्री से करने के लिए, ट्राई करिए, पॉज करिए और इसको ट्राई करिए, प्लीज़ ट्राई करिए। चलिए देखिए अब मैं करता हूँ। बोला कि 2 वेक्टर से दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है और रिजल्टेंट भी सेम ही प्रोड्यूस करता है। मतलब देखो क्या कह रहा है, 2 वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मतलब दो साइड तो ट्रायंगल का क्या होना है, सेम मिलना है, ठीक है ना। दो साइड जो होगा ट्रायंगल का वो क्या मिलना है, सेम मिलना है। बोला कि रिजल्टेंट का भी क्या है, मैग्नीट्यूड सेम ही है, मतलब जो ट्रायंगल में 3 साइड होंगे ना, तीनों का तीनों लेंथ क्या है, सेम है। मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों सेम ही है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड सेम ही है, मतलब तीनों का तीनों मैग्नीट्यूड सेम, मतलब तीनों जो लेंथ ऑफ एरो होगा सेम होगा। इसका मतलब ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करना है कि ट्रायंगल का तीनों साइड इक्वल होगा, और जैसे ही मुझे पता चला इक्वल होगा, इसका मतलब कैसा ड्रॉ करना है, हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो मैंने इक्विलैटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। अब देखो ये वाला वेक्टर फर्स्ट हो गया, ये दूसरा वेक्टर हो गया हेड पे टेल, तो ये क्या हो गया जी, रिजल्टेंट हो गया,
ये क्या हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। मान लो ये ए है, ये ए है, तो ये भी क्या होगा, ए होगा, ठीक है ना। तो बोला कि वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, ठीक है ना। तो वेक्टर के बीच का एंगल क्या 60 डिग्री होगा क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। ऑप्शन में 60 भी दिया रहेगा, गलती करके आओगे, है ना। क्या होगा जी, हेड पे टेल है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ऐसे आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये एंगल कितना होगा, ये तो 60 है ना, ठीक है, तो ये कितना होगा 120 होगा। तो हमारा जो आंसर होगा थीटा 120 होगा। आप चाहो तो फॉर्मूला से भी कर सकते हो। फॉर्मूला में हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए हम लोग स्पेशल केस नंबर 4 यूज कर देंगे, और वो क्या हो जाएगा 2a cos थीटा बाई 2। तो ये a है, ये a है, 2a cos थीटा बाई 2, a ने a को मार डाला, तो cos थीटा बाई 2 आ गया 1/2। तो थीटा बाई 2 कितना हो गया जी 60 डिग्री, तो थीटा कितना आ गया 120 डिग्री को पैच आ गया भाई साहब आंसर, ठीक है ना। तो आप ऐसे ज्योमेट्री यूज़ करके भी सारे क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आप ज्योमेट्री यूज़ करिए। सोचिए आप बस ये सोचना है कि हमें ट्राइंगल बनाना है हमें, ठीक है ना। जैसे ही वेक्टर का 2 मैग्नीट्यूड देता है, चाहे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देता है, आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए, ट्राइंगल का लेंथ दे रहा है वो, बस मैग्नीट्यूड दे रहा है, इसका मतलब क्या दे रहा हो, ट्राइंगल का लेंथ दे रहा है, ये आपको समझना है। फिर आपको क्वेश्चन धड़ाधड़ बनेगा, ठीक है ना। लिखिए इसको। तो अब हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ को यूज़ करके। ये कुछ भी अलग नहीं है, अगर आपको जोड़ना आता है तो आपको घटाने भी आता है, एडिशन आता है तो आपको सब्ट्रैक्शन भी आता है। देखिए आप कैसे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया है कि अगर कोई वेक्टर ए है तो अगर माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस ए वेक्टर, इसका ये नेगेटिव वेक्टर है, मतलब ये भी क्या है, वेक्टर ही है। बस फ़र्क क्या है कि मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब कि लेंथ ऑफ एरो तो हमें सेम ड्रॉ करना है, बस अंतर क्या होगा कि ये अपोजिट हो जाएगा, ये जिधर की तरफ होगा उसके 180 डिग्री अपोजिट में होगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको जानना है। अब देखिए हम लोग पहले से जानते हैं, हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं ट्राइंगल लॉ से, ए प्लस बी कर रहे हैं ट्राइंगल लॉ से, ठीक है ना। क्या करते हैं, ए के हेड पे बी का टेल रखते हैं, फिर ए टू बी मिला देते हैं, ठीक है ना। अगर मान लो हमें करना है ए माइनस बी, ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ वेक्टर कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो क्या मैं a माइनस बी को a प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर लिख सकता हूँ, a प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखो मैं ऐसा कह सकता हूँ, क्या मैं ये नहीं बोलूँगा कि दिस इज सब्ट्रैक्शन ऑफ a एंड b वेक्टर, मैं बोलूँगा क्योंकि हमें क्या आता है, मुझे एडिशन ऑफ वेक्टर आता है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर आता है तो मैं बोलूँगा कि ये तो एडिशन ऑफ वेक्टर ही है। कौन कौन से वेक्टर है जी, तो एक ए वेक्टर है और एक माइनस बी वेक्टर। देखो लॉजिक थोड़ा सा अलग करना है, ठीक है ना, थोड़ा सा लॉजिकल होना है, और थोड़ा सा अगर अपने सोचने का तरीका को चेंज करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये सब्ट्रैक्शन भी क्या है, एडिशन ही है। ये सब्ट्रैक्शन भी एडिशन है, किसका किसका, तो ए का और माइनस बी का। जैसे मैंने मान लो आपको पूछा कि 5 माइनस 2 क्या होगा, ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे 3 होगा। मैंने आपको क्या बोला इसमें कि 5 में से 2 को माइनस कर दो, ठीक है ना। लेकिन इसी को कुछ अलग तरीके से मैं बोलूँ कि 5 में से 2 को माइनस मत करो, अब 5 और माइनस 2 को ऐड करो, 5 और माइनस 2 को ऐड करो तो कितना आएगा रिजल्ट, 3 आएगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें एडिशन आता है, हमें सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, तो मैं आपको घुमा के बोल सकता हूँ कि ऐसा करो भाई, आपको माइनस करने नहीं आता है ना, ठीक है ना, पॉजिटिव सोचना है, तो चलो ठीक है पॉजिटिव सोच लो, 5 और माइनस 2 को ऐड करके बताओ कितना होगा, तो क्या आएगा, वही रिजल्ट आएगा जो 5 माइनस 2 करेंगे। तो यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया है बच्चा वाला, है ना, कि ए और माइनस बी नहीं करना है, ए और माइनस बी को प्लस करना है, मतलब एडिशन ऑफ वेक्टर करना है, वेक्टर ए को और माइनस बी वेक्टर को। तो देखिए अभी हम लोग क्या किए थे ना, जैसे हमारे पास वेक्टर ए था ऐसे, ठीक है, और बी वेक्टर कैसे था, ऐसे था, बी वेक्टर ये था, ठीक है। तो ये क्या था, रिजल्टेंट वेक्टर था, क्या था ये, ए प्लस बी वेक्टर था, ठीक है ना। लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हमें क्या करना है, ऐड करना है ए और माइनस बी को, वो क्या आएगा, ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन हमें ध्यान देना है कि ए और किसको ऐड करना है जी, माइनस बी को ऐड करना है, ए और किसको ऐड करना है, माइनस बी को ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया कि ए ऐसे रखा, ए ऐसी है, और माइनस बी को बताइए, तो माइनस बी कैसे है, ये बी है तो क्या माइनस बी जस्ट इसका अपोजिट होगा, ऐसे, ये बी है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ऐसे माइनस बी ऐसे होगा, है ना। ये नेगेटिव वेक्टर कहलाता है ना, तो इसका एंगल थीटा है, चलो ठीक है। नेगेटिव वेक्टर हम लोग जानते हैं 180 डिग्री, हमें क्या कर देना, पलट देना उसको, तो बी वेक्टर जो है ना ऐसे हो जाएगा, सॉरी माइनस बी वेक्टर ऐसे हो गया।
तो ये वेक्टर है ए वेक्टर और ये क्या है जी माइनस बी वेक्टर है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए माइनस बी मिलेगा, ठीक है ना। तो दोनों को जोड़ने का मतलब क्या, फर्स्ट वेक्टर ये है और सेकंड वेक्टर ये है, तो फर्स्ट के टेल से लास्ट वाले का मतलब सेकंड का हेड तक लेके जाएंगे। तो दिस विल गिव यू रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ही होगा, बट दिस विल बी ए प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। लेकिन हम अंदर ही अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, ये क्या आएगा, रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन आएगा, ठीक है ना। अगर रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन कहना है तो आपको बोलना है दिस सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, एडिशन करना तो ए एंड माइनस बी वेक्टर, ठीक है ना। तो मैं इसको आर नहीं बोल के आर डैश वेक्टर बोल दूंगा, ठीक है ना। इसको भी आप आर डैश वेक्टर बोल दो, ठीक है ना। आर वेक्टर इज ए प्लस बी एंड आर डैश वेक्टर इज ए माइनस बी, ठीक है ना। अब देखो, अब इसी का मैग्नीट्यूड निकालना है तो हमें पता है कि रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। ये रिजल्टेंट ऑफ एडिशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, अगर हमें आर डैश निकालना है, आर डैश निकालना है तो देखो, आर डैश निकालने के लिए हमें ए और माइनस बी के बीच का एंगल पता होना चाहिए ना। हमें आर डैश निकालना तो ए और माइनस बी के बीच का एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि ये है, इसको ए को मैंने शिफ्ट कर लिया ऐसे और बी का टेल यहीं पे, माइनस बी का टेल यहीं पे, तो ये वाला जो एंगल है ना, ये मान लो अब थीटा डैश है, ठीक है। तो इन दोनों का ए और माइनस बी का क्या करना, हमें एडिशन करना। आप इसको देखो, आप इसको देखिए, ठीक है ना, लॉजिकल। तो ए पहला वेक्टर का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस बी क्या होगा, बी ही होगा। हमें तो मैग्नीट्यूड रखना रहता ना, इसका इसका और इसका, तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड रखा फिर इसका मैग्नीट्यूड रखा, तो वही होगा, ये तो मैग्नीट्यूड है। इंटू कॉस एंड व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी, थीटा डैश, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे थीटा डैश। आई बात समझ ना। तो हमें क्या करना है कि ए और बी को, ए और माइनस बी को ऐड करना है और उन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा डैश है। लेकिन क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन क्या रहेगा कि बोले कि ए और बी को सब्ट्रैक्ट करो, ए और बी को सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे ना, ए और माइनस बी को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लेकिन जब ए और बी को सब्ट्रैक्ट करने का बात करेगा तो एंगल किसके बीच दिया रहेगा, ए और बी के बीच का एंगल दिया रहेगा कि ए और माइनस बी के बीच का एंगल दिया रहेगा। वो तो बात किस में कर रहा है, ए और बी के बीच में बात कर रहा है ना, वो बात कर रहा है कि ए और बी को सब्ट्रैक्ट करना। तो डेफिनेटली दे विल गिव यू द इन्फॉर्मेशन अबाउट द ए एंड बी ओनली, ठीक है ना। ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा वही देंगे वो लोग, ठीक है ना। ए और माइनस बी तो अपन लोग कर रहे हैं ना, ए और माइनस बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा डैश है। लेकिन वो लोग क्या देंगे, ए और बी के बीच का एंगल देंगे, ठीक है ना। एंगल बिटवीन ए और बी देंगे, तो हमें एंगल बिटवीन ए एंड बी दिख रहा है। तो मान लीजिए हमने मान लिया है कि ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, और ए और बी के बीच का एंगल पता है ना कौन सा है, यही वाला है, यही है थीटा, यही है ना। देखो तो देखो यही है, ठीक है ना। तो क्या मैं थीटा डैश को लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा, थीटा के टर्म में, ठीक है ना। तो मैंने देखो, हम लोग कर तो रहे एडिशन ही, लेकिन आ रहा है ऑटोमेटिकली क्या, सब्ट्रैक्शन आ रहा है कि नहीं। यही तो करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो आर डैश इज द रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है मेरे बाबू, cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, ठीक है ना। मैथमेटिकल टूल देखा है ना, देख लेना, है ना, तब जाके ज़्यादा अच्छे से मजा आएगा। तो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, सो इट विल बी माइनस 2ab cos थीटा। सो दिस इज व्हाट रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, एंड दिस इज व्हाट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ ए एंड बी इन टर्म्स ऑफ थीटा, इन टर्म्स ऑफ थीटा। थीटा डैश रखना है तो ये यूज करोगे, एडिशन रखोगे। व्हाट इज थीटा डैश, तो थीटा डैश इज 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। बाकी स्पेशल केसेस जितना मैंने इसमें करा है सारा के सारे स्पेशल केसेस इसमें आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। सारे स्पेशल केसेस कर सकते हो। लेकिन देखो, ट्रायंगल लॉ के यूज करके हमने क्या किया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया है ना, ट्रायंगल लॉ का यूज करके हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया। लेकिन जब भी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करना रहता है ना, तो बहुत कम लोग होते हैं जो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर ट्रायंगल लॉ को यूज करके करते हैं, ठीक है ना। ये है ट्रायंगल लॉ को यूज करके सब्ट्रैक्शन पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो हमने भी आपको बता दिया, बस बता दिया कि आप जानो कि ट्रायंगल लॉ से सब्ट्रैक्शन हम लोग कैसे करते हैं। तो ए और माइनस बी को ऐड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जब क्वेश्चंस करने का बारी आता है तो हम लोग ट्रायंगल लॉ
यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर करते कौन सा लॉ से? पैरेललोग्राम लॉ से। मैंने आपको बताया था कि एडिशन ऑफ वेक्टर किया जाता है ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। तो स्पेशली जो ट्रायंगल लॉ है एडिशन के लिए काम आता है, स्पेशली पैरेललोग्राम जो है सब्ट्रैक्शन के लिए काम आता है। हालांकि पैरेललोग्राम से हम लोग एडिशन भी करते हैं, सब्ट्रैक्शन भी करते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्शन करने के लिए पैरेललोग्राम हम लोग 99% केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए पैरेललोग्राम यूज़ करेंगे और उसी से हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहाँ से ज़्यादा आपको सब्ट्रैक्शन कैसे करना है वो आपको फील आएगा। ओके, तो लिख लीजिए आप इसको। तो आइए हम लोग करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। मस्त सा हेडिंग दीजिए, पैरेललोग्राम लॉ। ओके, देखिए क्या होता है पैरेललोग्राम लॉ। जैसे हम लोग ट्रायंगल लॉ में हेड पे टेल रखते थे, लेकिन पैरेललोग्राम में क्या है, आसान है। ट्रायंगल लॉ से पैरेललोग्राम आसान है और काम तो इसी से किया जाता है, ठीक है ना। ट्रायंगल लॉ में हेड पे टेल रखा जाता है, वेक्टर को इस तरह से शिफ्ट किया जाता है कि हेड पे टेल आ जाए। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या किया जाता है, देख लीजिए, पैरेललोग्राम में क्या किया जाता है कि टेल टेल एक साथ रखा जाता है। अब देखो, टेल टेल एक साथ रखने से दो फायदा हो जाता है। टेल टेल रखते हैं किस लिए? एंगल बिटवीन वेक्टर निकालने के लिए, है कि नहीं। तो टेल टेल रखने से हमें एंगल भी इजीली पता चल जाता है और वेक्टर रख के हम लोग काम भी चला लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए आपका ये ए वेक्टर है, आपका भी और मेरा भी, और ये है आपका और मेरा भी बी वेक्टर है। ओके, शानदार, बढ़िया। ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। बोला जाता है कि आपको वेक्टर को इस तरह से शिफ्ट करना है कि टेल टेल एक साथ आ जाए। उसके बाद यू हैव टू ड्रॉ पैरेललोग्राम बाय एज्यूमिंग वेक्टर्स एज साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, देसी भाषा में समझिए, वेक्टर को इस तरह से शिफ्ट करना है, इस तरह से उसको उड़ाना है, इस तरह से उसको लेके जाना है कि टेल टेल एक पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, और उसके बाद इसको पैरेललोग्राम का साइड मान लेना है और पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेना है। अब तो पैरेललोग्राम क्या होता है, आमने सामने साइड पैरेलल होते हैं। तो इसका मतलब एक ये साइड हो गया तो इसके सामने भी एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे, और एक ये साइड हो गया तो इसके सामने भी पैरेलल एक ड्रॉ कर देंगे, है कि नहीं। बहुत अच्छे। तो मैंने एक ड्रॉ कर दिया और मैंने एक ड्रॉ कर दिया। अब ये क्या मिल गया हम लोगों का? पैरेललोग्राम मिल गया, ठीक है ना। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है ना बाबू, दो डायगोनल होता है। पैरेललोग्राम में कितने डायगोनल होते हैं जी? दो डायगोनल होते हैं। एक डायगोनल फ्रॉम कॉमन टेल, तो कहा जाता है कि डायगोनल फ्रॉम कॉमन टेल गिव्स रिजल्टेंट ऑफ एडिशन। ये वाला जो है ना, ये जो डायगोनल है ये आर देगा और ये क्या देगा जी? ए प्लस बी देगा। दिस इज रिजल्टेंट ऑफ एडिशन एंड इट विल गिव यू ए प्लस बी। और ये कौन सा डायगोनल है? फ्रॉम कॉमन टेल है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए जो अदर डायगोनल होता है, बोला जाता है कि डायगोनल फ्रॉम कॉमन टेल गिव्स रिजल्टेंट ऑफ एडिशन एंड अदर डायगोनल गिव्स रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन। लेकिन बात यहाँ पे एक बात है, देखो क्या बात है। रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन का मतलब ये हुआ, सब्ट्रैक्शन में दो चीज़ें हो जाएंगी। आप इसमें मैंने बोला रिजल्टेंट ऑफ एडिशन, तो किसका? ए और बी का। अब ऐसा अगर करते हो ए प्लस बी करो, ठीक है ना, या फिर बी प्लस ए करो, बात तो बराबर ही है, प्लस प्लस में, ठीक है ना। तो ये ए प्लस बी भी दे सकता है, बी प्लस ए भी दे सकता है, स्टूपिड बातें हैं तो, है कि नहीं। लेकिन सब्ट्रैक्शन का जब बात आएगा तो अगर आप ए माइनस बी करोगे ना, ठीक है ना, या फिर आप बी माइनस ए करते हो, मान लो आपको ए माइनस बी निकालना है, ठीक है ना, बी माइनस ए निकालना है, दोनों अलग अलग बातें हैं। लेकिन इसमें एडिशन में क्या है, ए प्लस बी निकालना चाहे बी प्लस ए निकालना, बात सेम है। कुछ भी निकालो ये डायगोनल दे देगा। लेकिन ए माइनस बी निकालना है कि बी माइनस ए निकालना है, तो एक चीज़ में तो सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। ये भी एक तरह का क्या है? नेगेटिव वेक्टर है। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होता है जी, कि उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे तो दूसरा वाला आ जाएगा। अगर इसी में आप माइनस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ये क्या मिल जाएगा? क्या बी माइनस ए मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी वेक्टर एंड b माइनस ए वेक्टर आर द नेगेटिव वेक्टर्स, डायरेक्टेड अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है जी? सेम है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a माइनस बी वेक्टर ऐसे हो रहा होगा तो b माइनस ए वेक्टर जरूर ऐसे हो रहा होगा, चाहे एक ऐसे होगा तो एक ऐसे होगा, डेफिनेटली अपोजिट होगा और मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ क्या होगा एरो का? सेम होगा। तो कहा जाता है, आप मेरी बातों का ध्यान से समझिए, अगर हम डायगोनल यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं, अगर हमने डायगोनल यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया गया तो ये रिजल्टेंट ऑफ क्या देगा? सब्ट्रैक्शन देगा। लेकिन दिस विल गिव यू रिजल्टेंट ऑफ सब्ट्रैक्शन को मैंने आर डैश से डिनोट किया है, आर डैश से, और दिस विल गिव यू व्हाट?
ए माइनस बी वेक्टर, ये क्या देगा, ए माइनस बी वेक्टर देगा। अब जैसे मुझे पता चला ये ए माइनस बी देगा तो डेफिनेटली बी माइनस ए कौन सा डायगोनल दे रहा होगा जी, तो बी माइनस ए होगा ये वाला। ओके, तो ये वाला जो कलर है आर डैश होगा और ये क्या होगा जी, बी माइनस ए वेक्टर होगा। मेरी बात क्लियर है क्या, बिल्कुल क्लियर है, बी माइनस ए वेक्टर होगा। ठीक है, अब देखिए मैं आपको तरीका बताऊंगा कौन कैसे हम लोग समझेंगे ए माइनस बी के कौन है और बी माइनस ए कौन है। तो मैं आपको देसी तरीका बताता हूँ। देसी तरीका ये है, माइनस किसको करना है बताइए, माइनस किसको करना है जी, माइनस तो बी को करना है ना, जिसको माइनस करना है वहाँ से वेक्टर को स्टार्ट करना है। देखो बी को माइनस करना था तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बी से स्टार्ट हुआ था, और किस में से माइनस करना है, ए में से माइनस करना है, तो बी से ए पे आ गए। ठीक है ना। अगर आपको b माइनस ए निकालना तो b माइनस ए में माइनस किसको करना है, a को माइनस करना है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, a से स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो वेक्टर a है, a का हेड टू b का हेड। ठीक है ना। तो आप ये समझिए कि जिसको माइनस करना है उसी को वहीं से स्टार्ट होना है, जिसको माइनस करना है वहीं से स्टार्ट होना है। ठीक है ना। a माइनस बी करना तो b टू a जाएंगे, b माइनस ए करना है तो a से b जाएंगे। ओके, अब हमें पता तो चल गया कि a माइनस बी कौन है, b माइनस ए कौन है, a प्लस बी कौन है। अब बात यह है कि इनका लेंथ क्या होगा। हमें पता है कि अगर ये निकाल लेंगे ना तो इसका भी लेंथ वही है, बस डायरेक्शन अपोजिट कर देंगे। इसका लेंथ क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो है ना पैरेललोग्राम लो है, ये ट्रायंगल लो ही। देखिए ट्रायंगल लो कैसे है, देखिए मैं इसको मिटा दूं। ट्रायंगल लो इसलिए है कि जैसे मैंने ड्रॉ किया था ये, दिस इज व्हाट ट्रायंगल लॉ। ओके, ए बी, देखो तो ये ए प्लस बी होगा ना, आर, ये तो आर है, ए प्लस बी। ठीक है, देखो ये थीटा है। अच्छा ये बताओ, ये जो है ना ए और बी के बीच का एंगल थीटा तो यही है ना, क्या वो थीटा ये थीटा सेम दिख रहा है, देख लो ये बी है, देखो तो बी है, यही वाला ड्रॉ किया हो ना वहाँ पे, तो देखो थीटा, रिजल्टेंट तो ऐसी है ना, तो देखो तो रिजल्टेंट तो ऐसी है ना। तो एक तरह से ये वाला ए वेक्टर है और ट्रायंगल में ये वाला बी वेक्टर होता है, लेकिन इसमें क्या है, बी वेक्टर ये है। तो सारा कुछ तो इन्फॉर्मेशन सेम ही है ना, हर चीज़ तो सेम ही है ना। जस्ट मैंने इसको इसलिए किया है कि ये एडिशन भी दे देता है और ये सब्ट्रैक्शन भी दे देता है। तो कहने का मतलब ये है कि पैरेललोग्राम में वो सारे रूल्स अप्लाइड हैं, सारे रूल वैलिड है जो सारे रूल्स ट्रायंगल लॉ में थे। मतलब ट्रायंगल में कोसाइन था, टेंजेंट था, तो सारे के सारे यहाँ पे मैथमेटिकल जो रूल था वहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। कहने मतलब ये है कि आर निकालने के लिए हम रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा कर सकते हैं, टेन अल्फा निकालने के लिए बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कोस थीटा कर सकते हैं। वो सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, और कभी कभी क्या होता है हम लोग ज्योमेट्री भी यूज़ करके लेंथ वगैरह निकाल लेते हैं। ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस वगैरह करते हैं सब्ट्रैक्शन के, स्पेशली हमने एडिशन वाले क्वेश्चंस बहुत सारे किए। ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन से मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको ताकि आपको अच्छे से समझे कि हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, लिखिए इसको। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन ले लिया है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और ड्रॉ करिए, इसका सिचुएशन क्या दिया हुआ है, ट्राई करिए ड्रॉ करने का। देखिए मैं बताता हूँ, अगर आपने ड्रॉ कर लिया तो मैच कराइए यहाँ पे। इसने बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि अ पर्सन मूव्स विथ 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ पहले जाता है, फिर नॉर्थ में जाता है सेमी स्पीड से। ठीक है ना, टर्न लेता है। ठीक है, तो ऐसा करते सबसे पहले जान लेते हैं कि इधर किधर क्या होता है। तो इधर नॉर्थ होता है, इधर क्या होता है, साउथ होता है। इधर हम लोग लेते हैं ईस्ट और इधर लेते हैं वेस्ट। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इंडिया इज द वेस्ट। बहुत बढ़िया। तो चलिए ड्रॉ करते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है क्वेश्चन कि एक आदमी है, पर्सन का मतलब तो आदमी ही होता है ना, ठीक है, इंसान नहीं कह सकते हैं कि नहीं, क्या पता वो हैवान भी होगा, है ना। आदमी है, एक पर्सन है, ठीक है ना। वो ईस्ट की तरफ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड से। चलो ठीक है, ईस्ट की तरफ जाता है 2 मीटर पर सेकेंड से। उसके बाद क्या करता है जी वो, मतलब ईस्ट की तरफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। उसके बाद टर्न लेता है किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ। मतलब नॉर्थ की तरफ कैसे जाएगा, मतलब ऊपर जाता है, ऐसे जाता है। और कितने से स्पीड से मूव करता है, अभी भी 2 मीटर पर सेकेंड से ही मूव कर रहा है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं, थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर ले, क्या इसको, दिल को शांति नहीं मिल रही थी, अब तो अच्छा लग रहा है ना, सीधा सीधा हो गया, ठीक है। 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। हाँ चलिए, पहले ईस्ट की तरफ गया, फिर नॉर्थ की तरफ चला गया, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा क्या, बोला कि व्हाट इज द चेंज इन स्पीड एंड व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। चेंज इन स्पीड क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होगा। मैंने आपको बताया है
कि स्पीड जो होता है मैग्नीट्यूड होता है, कितने से जा रहे हैं। तो बताओ स्पीड पहले क्या था, 2 मीटर पर सेकेंड था, अभी स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या है। कार में जो हम चलते हैं, चाहे बाइक पे चलते हैं, चाहे जैसे भी चलते हैं, ठेले पे ही चलते हैं, तो कितने स्पीड से जा रहे हैं, है ना। जैसे बाइक पे ही जाते हैं तो कितना रीडिंग लिखा रहता है 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, ऐसे 40 किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखा रहता है ना, ठीक है ना। तो वो क्या होता है जी, वो स्पीड होता है, मतलब मैग्नीट्यूड कितना फास्ट जा रहे हो, आप किधर जा रहे हो उसका बात नहीं हो रहा, कितना फास्ट जा रहे हो दैट इज व्हाट स्पीड। कितना फास्ट जा रहे हो, कितना धीरे जा रहे हो दैट इज व्हाट स्पीड। लेकिन कितना फास्ट जा रहे हो, किधर की तरफ जा रहे हो दैट इज व्हाट वेलोसिटी, है ना। अगर मैं बोलूँ कि 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, लालगंज चौराहे की तरफ जा रहा हूँ, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड से लालगंज चौराहे की तरफ जा रहा हूँ, तो क्या है वेलोसिटी है। अगर मैं बोलूँ आपको सिर्फ कि 10 मीटर पर सेकेंड से मैं जा रहा हूँ, कितने जा रहा हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, मैं ये नहीं बता रहा हूँ किधर जा रहा हूँ, तो दैट इज व्हाट स्पीड। ओके चलिए ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से लालगंज चौराहे की तरफ जा रहा हूँ, तो वो क्या कहलाएगा जी, वेलोसिटी कहलाएगा। चलो ठीक है, तो बोला पहला कि व्हाट इज द चेंज इन स्पीड एंड व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो बताओ पहले कितने से मूव कर रहा था, 2 मीटर पर सेकंड जा रहा था, मतलब कितना फास्ट जा रहा था, तो 2 से फास्ट जा रहा था। अभी कितना फास्ट जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है। तो बताओ चेंज इन स्पीड कितना आएगा, बताओ। मेरे हिसाब से तो चेंज इन स्पीड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। पहले से 2 से जा रहा है, पहले बाद में से 2 जा रहा है, तो इनिशियल स्पीड 2 है, फाइनल स्पीड भी 2 ही है, तो फाइनल इनिशियल क्या आ गया, 0 आ गया। चलिए ठीक है, हमें क्या निकालना मेनली चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी क्या होता है जी, वेक्टर होता है, ठीक है ना। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाएगा, डेल्टा वी कहलाएगा, और डेल्टा वी को हम लोग लिखेंगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। याद रखना जब कभी भी हमें चेंज निकालना रहता है तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, आप याद रखिएगा, है ना। जब भी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है जी, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है ना। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए हम लोग ऐसे वेक्टर का साइन दे देंगे, ठीक है ना। अब आपको चमक रहा होगा अच्छे से कि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन मुझे करना है किसका किसका, एक इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर है और एक फाइनल वेलोसिटी वेक्टर, इनका हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है ना। मतलब आपको पता होना चाहिए इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर कौन है और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कौन है, इनका क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। तो मैं आपको बता दूं कि दिस इज व्हाट वी इनिशियल, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी फाइनल, ठीक है ना। ये इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर और ये फाइनल वेलोसिटी वेक्टर है। तो ऐसा करेंगे हम लोग, पैरेललोग्राम लॉ के हेल्प से हम लोग वेक्टर सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम क्या कहता है कि टेल टेल टुगेदर पहले करो भाई साहब, पहले क्या करो, टेल टेल टुगेदर करो। तो यहाँ पे तो हेड पे टेल है ना, टेल टेल टुगेदर कर सकते हैं। कैसे करना है, हमें शिफ्ट करना है पैरेलल। तो ऐसे था ना, तो ऐसे हमने लेके आया ऐसे और यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना। तो इस वेक्टर को, इस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर ऐसे रख सकते हैं ना, या फिर हम इसको हम आगे कर सकते हैं, जैसे मैंने वैसे कर सकते हो। आप इसको आगे कर लो तो भी टेल टेल हो जाएगा, या फिर इसको इधर लेके आओगे तो भी टेल टेल एक साथ हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पे, दिस इज वी इनिशियल एंड वी फाइनल, ठीक है ना। हमें क्या निकालना बताइए, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है ना। अब हमें ड्रॉ करना, बताओ कैसे ड्रॉ करूँ, वी इनिशियल टू वी फाइनल करूँ कि वी फाइनल से वी इनिशियल करूँ, बताओ कहाँ से कहाँ करना बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से कहाँ ड्रॉ करना है, इनिशियल टू फाइनल, फाइनल टू इनिशियल। तो मैंने आपको रूल क्या बताया कि किसको माइनस करना है, जिसको माइनस करना वहीं से स्टार्ट होना। माइनस किसको करना है जी, बताइए किसको माइनस करना है, वी इनिशियल को माइनस करना। तो कहाँ से स्टार्ट होंगे, इनिशियल से स्टार्ट होंगे, है ना। इनिशियल को माइनस करना तो इनिशियल से स्टार्ट हो जाएंगे, पैच हो गया ये। सो दिस विल गिव यू व्हाट, डेल्टा वी, दिस व्हाट डेल्टा वी वेक्टर, दिस इज व्हाट चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज व्हाट चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो ये चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर हमें पता चल गया किधर की तरफ है, मुझे ये पता चल गया, ठीक है ना। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड भी बताना और इसका डायरेक्शन भी बताना। हमें डायरेक्शन दिख रहा है कि इधर की तरफ है, डेफिनेटली दिख रहा है, ठीक है ना। और मैग्नीट्यूड बताना है। तो बताइए इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है। अरे वी इनिशियल तो 2 मीटर पर सेकेंड है ना, वी फाइनल तो 2 मीटर पर सेकेंड है ना, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब क्या, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब क्या हुआ जी, मैंने आपको पहले बताया था ना, लेंथ, देखो लेक्चर 1 में बताया ना, लेक्चर 1 में बताया है वेक्टर का कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एरो। और जिसको ये बात समझ में आ गई उससे सारा वेक्टर का क्वेश्चन खूब आसानी से हो जाता है। जिसको ये समझ में आने लगा कि लेंथ इज मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड इज लेंथ। तो यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड दिया है ना, मतलब इस एरो का लेंथ कितना है, 2 है। अब बोलो सर लेंथ का यूनिट है, गलत पढ़ा रहा है, तो लेंथ का यूनिट तो मीटर होता है, मीटर पर सेकेंड कहाँ से आया। मैं कह रहा हूँ कि आप फील करो इस चीज़ को, ठीक है ना। ये क्या है, प्रोपोर्शनल है। मैंने मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड जब हम ड्रॉ करेंगे, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो लिखें और फिर जब एरो ड्रॉ करेंगे
तो हम बोलते हैं कि एरो का जो लेंथ होगा ना इसके मैग्नीट्यूड का प्रोपोर्शनल होगा। अगर 4 मीटर पर सेकंड का ड्रॉ करते तो ये जितना लंबाई आप ड्रॉ किए हो ना इसका दुगना ड्रॉ करना पड़ता है। 4 मीटर पर सेकंड का वेक्टर ऐसा दिखता आपको, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि जब भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा उसको हम क्या समझेंगे कि लेंथ ऑफ एरो दिया हुआ, ये समझना आप हमेशा, ठीक है ना। तो अब हम कुछ भी वेक्टर का लॉ, कुछ भी ट्रायंगल लॉ नहीं यूज करने जा रहे हैं, मैं तो डायरेक्ट ज्योमेट्री यूज करूंगा। देखो मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर और मुझे निकालना डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। दिस इज वन वेक्टर, ये दो वेक्टर नहीं है, कितना वेक्टर है, एक ही वेक्टर है। तो इसका हमें बताना है, देखो एक ही वेक्टर है, डेल्टा वी वेक्टर है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। तो डेल्टा वी वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड बताना और डेल्टा वी वेक्टर का डायरेक्शन बताना है। तो डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताने का मतलब ये हुआ कि डेल्टा वी वेक्टर जो है ना, यही है ना येलो वाला, इसका लेंथ क्या होगा। अब इसका लेंथ, अब आपके पास ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 2 है, ये 2 है, ये कितना होगा, 2√2 होगा। कैसे, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो, 2² प्लस 2² 4 प्लस 4 8, 8 को क्या लिखते हैं हम लोग, 2√2 लिखते हैं, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा ना 2√2 मीटर पर सेकेंड होगा। चलिए डायरेक्शन की बात करते हैं। तो जब डायरेक्शन की बात करना है हमें ना, तो देखिए मैं थोड़ा सा इसको मिटाऊंगा, इसको मिटा दूँ, इसको डायरेक्शन की बात करना। जब भी किसी वेक्टर का डायरेक्शन देना होगा, यहाँ पे भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, मस्त वाला कॉन्सेप्ट, हमेशा आता है और हमेशा क्वेश्चन में यूज होगा। जब भी किसी वेक्टर का डायरेक्शन बताना है क्योंकि इधर की तरफ है, तो उस वेक्टर के टेल पे ओरिजिन क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं जी, वेक्टर के टेल पे ओरिजिन क्रिएट करते हैं। तो यही वेक्टर है ना, मैं इसको थोड़ा सा अलग से ड्रॉ करूँ ताकि डायग्राम गंदा ना लगे। दिस इज व्हाट, ये वाला वेक्टर है, ये वाला, ठीक है ना, रिजल्टेंट वेक्टर, दिस व्हाट डेल्टा वी वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन बताना हमें, तो हम क्या करेंगे, इसके टेल पे ओरिजिन क्रिएट करेंगे। तो टेल पे ओरिजिन क्रिएट करने का मतलब क्या हुआ, देखो ओरिजिन तो है ये, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन में डायरेक्शन क्या यूज किया है, एंगल यूज किया है कि ज्योग्राफिकल डायरेक्शन यूज किया है। तो क्वेश्चन में क्या यूज किया है जी, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन यूज किया है, तो हमें आंसर भी ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के टर्म में देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब बताइए ये वाला कोई एंगल बता दो आप, ये एंगल बता दो, चाहे कोई एंगल बता दो। मुझे पता है यार कि राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो ये 2 है, ये 2 है, ये 45 और ये क्या होगा 90 होगा। तो डेफिनेटली ये क्या होगा 45 होगा। तो मैंने आपको ज्योग्राफिकल डायरेक्शन के हेल्प से हमें डायरेक्शन निकालने के लिए हमने बताया आपको, ठीक है ना। तो बोलिए तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, मैं लिख दूंगा 45 डिग्री। और 2 लेटर यूज करते हैं, कौन सा लेटर पहला लिखेंगे, तो जिससे नहीं बनाता है, तो जिससे नहीं बना रहा नॉर्थ और जिससे बना रहा डब्ल्यू, NW भी लिख देंगे, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको एक चीज़ और बताया है कि जब आपको 45 डिग्री का केस होगा ना, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, मतलब 45 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ लिखते हो तो भी आपका आंसर सही होगा, मतलब दोनों आंसर आपका सही होगा, ठीक है ना। तो एज ए होल हम लोग क्या लिख सकते हैं, आंसर बताइए। तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा वी वेक्टर इज 2√2 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या फिर 2√2 45 डिग्री, यहाँ पे ऐसे लिखो, 2√2 मीटर पर सेकेंड 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, या फिर वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक है ना। आप दोनों लिख सकते हो। सो दिस इज व्हाट कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। आपको समझ में आया कैसे सब्ट्रैक्शन करना है। जब भी सब्ट्रैक्शन करना हो, दोनों का टेल एक साथ लेके आएंगे, टेल दोनों का एक साथ लेके आने के बाद क्या करेंगे, जिसको माइनस करना होगा वहाँ से वेक्टर स्टार्ट कर देंगे। और जब उसका लेंथ निकालना है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आप ज्योमेट्री यूज करो या फिर फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला यूज करोगे तो भी आंसर आपका वही आएगा, ठीक है, लिख लीजिए। तो अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और लास्ट लॉ है, क्या है, पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ पढ़ने जा रहे हैं। देखो पॉलीगन लॉ भी कोई नया लॉ नहीं है, ठीक है ना। पॉलीगन लॉ को एक्चुअली यूज़ किया जाता है 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करने के लिए। 2 से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करने को तो पॉलीगन लॉ को हम लोग यूज़ करते हैं। देख लीजिए क्या लिखा हुआ है पॉलीगन लॉ में। क्या करते हैं हम लोग ना, कि इसमें 2 से ज़्यादा ऐड करना है, हेड पे टेल, हेड पे टेल, हेड पे टेल ऐसे अरेंज करते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, जैसे हमने ट्रायंगल में क्या किया था, हेड पे एक टेल तो रखा था ना, और ये क्या था, रिजल्टेंट था। तो इसमें 2 ही वेक्टर हुआ, ठीक है ना। अगर यही कॉन्सेप्ट लगा, ट्रायंगल बोलता है हेड पे टेल लेके आओ, अब यही 3 वेक्टर होता है, तो मैं बोलता है कि पहले के हेड पे दूसरे का टेल, ठीक है ना। और तीसरा वेक्टर होता है तो क्या होता है, तीसरे का टेल दूसरे के हेड पे। आई बस है ना, पहले के हेड पे दूसरे का टेल, ठीक है ना, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल, तीसरे के हेड पे चौथे का टेल। रिजल्टेंट क्या होगा, तो पहले के टेल से लास्ट वाले का हेड तक का जो लाइन होगा वो क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा दूं। सो दिस इज व्हाट, ए वेक्टर मान लीजिए आप, ये मान लीजिए बी वेक्टर है।
तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो रिजल्टेंट हो जाएगा ये वाला, दिस इज व्हाट रिजल्टेंट एंड इट इज ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, दिस इज ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, ठीक है ना। ऐसे हम लोग पॉलीगॉन लॉ को यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पॉलीगॉन लॉ में हमें ऐसे सजाना रहता है, ठीक है ना। हमें पता चला कि पॉलीगॉन लॉ में हम लोग क्या यूज़ करते हैं जी, 3-4 वेक्टर को क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, 3-4 वेक्टर को ऐड करने के लिए, मतलब 2 से ज़्यादा ऐड करने के लिए पॉलीगॉन को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पॉलीगॉन से हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अब इसमें भी हमें क्या निकालना होगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा और इसी का डायरेक्शन भी निकालना होगा, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 2 तरीका है, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 2 तरीका है। एक तरीका है आपका ज्योमेट्री यूज़ करने का, एक होता है ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या करते हैं कि जैसा भी पॉलीगॉन बनेगा ना, उस पॉलीगॉन का हमें क्या यूज़ करना होगा, ज्योमेट्री यूज़ करना होगा, ठीक है ना। और दूसरा तरीका है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल मेथड। राइट एंगल ट्रायंगल मेथड में क्या होता है ना कि हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, और कैसे बनाते हैं देखिए इसमें लिखा हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, तो बोला जाता है कि आप पहले वेक्टर को आप शिफ्ट करिए आगे की तरफ अगर ज़रूरत है तो। हमें एक्चुअली क्या करना ना, देखो की पॉइंट आपको बताता हूँ। की पॉइंट क्या है कि जो रिजल्टेंट का हेड है ना, इस रिजल्टेंट के हेड से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किस पे, पहले वेक्टर पे। अब सोचो यहाँ पहला वेक्टर यहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, यहीं पे यहीं से है, तो क्या आप यहाँ से कभी भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाओगे क्या, नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आगे की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा। अब जैसे हम आगे की तरफ शिफ्ट कर लेंगे, अब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या आपको परपेंडिकुलर नज़र आने लगा, ये परपेंडिकुलर नज़र आने लगा ना, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल मेथड ये कहता है कि ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, और कह सकते हैं हेड ऑफ लास्ट वेक्टर, दोनों लास्ट वेक्टर का रिजल्टेंट, लास्ट वेक्टर का हेड या फिर रिजल्टेंट का हेड एक ही पॉइंट पे। तो हम कह सकते हैं ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑफ रिजल्टेंट टू द फर्स्ट वेक्टर बाय प्रोड्यूसिंग फर्स्ट वेक्टर, बाय प्रोड्यूसिंग इट, ओके ना। अगर नीड है तो, ज़रूरत है तो प्रोड्यूस करेंगे, अगर अदरवाइज नहीं प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है ना। तो हमें ट्रायंगल मिल जाए, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, और कुछ ना कुछ क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा कि आप ये लेंथ निकालने के काबिल हो गए, इस लेंथ को निकालने के काबिल हो गए, फिर आप ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल सकते हो। तो हमने बताया आपको कि इसमें लेंथ निकालने के लिए एक क्या यूज करना है, ज्योमेट्री यूज करना है, और दूसरा मेथड क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल मेथड होगा। मैं दोनों के हेल्प से, दोनों मेथड को यूज़ करके 2 अलग अलग क्वेश्चन लूँगा ताकि दोनों मेथड आप समझ पाओ, ठीक है ना। आप इसको लिखिए अच्छे से पहले। तो देखिए एक क्वेश्चन ले लिया है मैंने, आप इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर सकते हो। पहले आप ट्राई करो, पॉज करो और इसको ट्राई करो, आप प्लीज़ करिए ना पॉज करके, है ना। चलो ठीक है, देखते हैं। बोला है कि 3 फोर्स हैं हमारे को, और तीनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन है, ठीक है ना। और तीनों कैसे सजाए गए हैं, कैसे रखे गए हैं, तो साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन के अलॉन्ग, 3 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन। मतलब हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन मतलब क्या होगा, साइड्स इक्वल है, ठीक है, और कंसेक्यूटिव साइड्स पे रखा गया, मतलब लगातार साइड्स पे, ठीक है ना। ऐसे है हेक्सागन। मैं पहले हेक्सागन बना लेता हूँ। ये हमारा हेक्सागन है। अब इसमें 3 फोर्सेस किसी कैसे भी रख लेना, कंसेक्यूटिव लेकिन रखना है। मैं ये पहला होगा तो दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ऐसा नहीं पहला यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे, ऐसे नहीं, एक छोड़ना नहीं है, कंसेक्यूटिव साइड्स पे, ठीक है ना। तो मैंने बोला कि दिस इज फर्स्ट फोर्स, दिस वन इज सेकेंड फोर्स एंड दिस वन इज थर्ड फोर्स, ऐसे कर दिया। तीनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन 5 न्यूटन। कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने 5 न्यूटन मैग्नीट्यूड लिखा, वैसे ही आपके दिमाग में चमकना चाहिए कि इस एरो का लेंथ कितना है, 5 है, इस एरो का लेंथ कितना 5 है, इस एरो का लेंथ कितना 5 है, बस खैडक हो गया। अब हमें क्या करना है, रिजल्टेंट क्या हो जाएगी, तो रिजल्टेंट के दो यहाँ पे पॉलीगॉन अप्लाई हो रहा है कि नहीं, हेड पे टेल, हेड पे टेल, हेड पे पहले के हेड पे दूसरे का टेल, दूसरे के हेड पे तीसरे का टेल। तो रिजल्टेंट विल बी फ्रॉम टेल ऑफ फर्स्ट टू हेड ऑफ लास्ट, दिस इज व्हाट रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का हमें मैग्नीट्यूड बताना है, ठीक है ना। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है मतलब इसका लेंथ बताना है। तो इसका लेंथ बताने के लिए आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, ज्योमेट्री यूज कर सकते हो, क्योंकि हमें ज्योमेट्री पता है, तो ज्योमेट्री पता है तो हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, एंगल वेंगल लेंथ तो जरूर पता होगा, तो हम ज्योमेट्री यहाँ पे यूज करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। हालांकि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो थोड़ा सा आपका प्राण निकलेगा इस पर, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे कैसे करना है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा परेशानी हो सकती है, आपको ये लेंथ निकालना होगा, फिर ये लेंथ निकालना होगा, काम बढ़ जाएगा, फिर ये लेंथ निकाल के फिर ये 5 है, तो ऐसे कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ज्योमेट्री करके आपको बताना चाहता हूँ, आपको तो सिखाना है मुझे कि ज्योमेट्री कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बेसिकली मैं इस क्वेश्चन को लिया हूँ ज्योमेट्री ही यूज करने के लिए, ठीक है ना। आप जैसे मन वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए हमें पता है
कि ये जो अंदर वाला एंगल होता है ना, ये कितना होता है, 120 होता है। ये वाला एंगल कितना हो जाए, 60 डिग्री होगा, है ना। ये अंदर का 120 होगा, और इस सेंटर से अगर इसको ज्वाइन करेंगे ना, तो इसको ये एंगल को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। मतलब ये एंगल कितना हुआ, 60 हुआ। अब देखो ये भी तो बाइसेक्ट कर रहा है ना इसको, तो ये भी क्या हुआ, 60 हुआ। अब देखो आपको एक ट्रायंगल ये दिख रहा है, अब ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो जब ये 60 हो गया तो ये भी क्या होगा, 60 होगा। बहुत अच्छे। अब जैसे हमें ये पता चला ना, तो हमें पता चला कि एक साइड लेंथ कितना है, 5 है। इसका मतलब ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। आई बात समझ में ना, ओके। वैसे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करें, इसको भी बाइसेक्ट करा दिए, 120 होगा। सारे एंगल अंदर वाले क्या होते हैं, 120 होते हैं हेक्सागन में, ठीक है। इसको भी अगर बाइसेक्ट करा दे, ठीक है, तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। तो क्या ये भी ट्रायंगल वही मिला, सारे के सारे कैसा बनेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे। तो ये 5 है, 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 तो ये भी क्या होगा, 5 होगा, ठीक है ना। तो आपको ये जो लेंथ दिख रहा है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर दिख रहा है, इसका लेंथ कितना आया बताइए, 5 + 5 10 आया, है ना। यहाँ से ये 5 है और यहाँ से ये 5 है, तो कितना आया, 10 आया। 10 न्यूटन कहेंगे। हमने बोला क्या कि इसका लेंथ मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आया, 10 आया। और ये कैसा है जी, फोर्स है ना, तो मैं बोलूँगा 10 न्यूटन, ठीक है ना। तो मैंने मैग्नीट्यूड निकाल लिया, क्या यूज करके, ज्योमेट्री यूज करके हमने मैग्नीट्यूड इसका निकाल लिया, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन देना है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि इट्स मैग्नीट्यूड इज 10 न्यूटन एंड डायरेक्शन इज 60 डिग्री। हम कह सकते हैं इस डायरेक्शन इज 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर। पहला वेक्टर यही है ना, तो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट वेक्टर जाना है। दिस इज द डायरेक्शन। क्योंकि इसमें देखो इस क्वेश्चन में नॉर्थ साउथ एंगल वेंगल यूज नहीं किया, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं यूज किया है, तो हमें इसी के भाषा में जवाब देना पड़ेगा, ठीक है ना। जिस भाषा में जो क्वेश्चन करता है उसी भाषा में हमें जवाब देना पड़ता है कि नहीं। हमारा देश भी आजकल जवाब दे रहा है उसी के भाषा में, ठीक है। चलो ठीक है, तो हमें इसी के भाषा में जवाब देना। ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन पूछा है, ये हेक्सागन यूज किया, तो हमने भी इसके भाषा में जवाब दे दिया। हमें जवाब देना आना चाहिए, ठीक है ना, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। जवाब देने तो आना चाहिए उसी की भाषा में, ठीक है ना। तो देखिए, अगर आप कोई बोलेगा कि सर फर्स्ट वेक्टर ये, अगर आप फर्स्ट वेक्टर इसको लेते तो भी आंसर हमारा सही आता। देखो ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड वेक्टर है, तो ये क्या होता है आपके लिए, थर्ड वेक्टर होता है। थोड़ा सा देख लेते, तो आपके लिए रिजल्टेंट क्या होता है, ये होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहले के टेल से लास्ट का हेड, तो क्या ये फर्स्ट, तो ये भी क्या है 60 डिग्री है ना। देखो तो ये भी तो क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी क्या एंटी क्लॉकवाइज। तो किसी को आप फर्स्ट लेते हैं ना, अगर आप इसको ही फर्स्ट लेते तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये होता है रिजल्टेंट। यहाँ से यहाँ तक रिजल्ट है, तो फिर ये क्या होता है 60 डिग्री होता है। तो ये जो आंसर है ना 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर, दिस इज जनरल आंसर। किसी भी को ले लो कि कोई भी साइड को पहला वेक्टर ले लो, आपका आंसर वही आना है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिया ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए, और हमने सॉल्व किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आप इसको ट्राई करिए, ओके। चलिए देखिए, क्वेश्चन बोला है कि इसमें भी कोई पर्सन ही है, कोई इंसान ही है, कोई आदमी ही है। चलिए ठीक है, इस बार इंसान बोल देता हूँ। बोला है कि पहले किधर जाता है, ईस्ट की तरफ जाता है। कितना, 5 मीटर जाता है। कितना जी, 5 मीटर जाता है ईस्ट की तरफ। उसके बाद 5 मीटर किधर जाता है जी, साउथ की तरफ जाता है। साउथ किधर होता है, नीचे की तरफ, ठीक है ना। तो हमने ड्रॉ कर लिया साउथ इधर की तरफ, ठीक है। इधर की तरफ हम लोग मानते हैं अपने इस प्लेन में, इस बोर्ड वाले प्लेन में हम लोग मानते हैं कि साउथ क्या है, नीचे की तरफ है। ऐसा थोड़ी कि नीचे की तरफ साउथ है रियलिटी में, है ना। इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ नीचे की तरफ। हमने ऐसा माना कन्वेंशन, ठीक है। उसके बाद बोला कि ईस्ट की तरफ फिर से मुड़ गया बेचारा, और फिर कितना गया, 5 मीटर ही गया है। यहाँ भी 5 मीटर ही गया है, ठीक है। तो बोला कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट आपको फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन में बता दूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है जी, वेक्टर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस इज स्केलर बट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। किधर की तरफ, डिस्टेंस मतलब कितना दूरी है वहाँ से जी, तो 10 किलोमीटर की दूरी पे हमारा घर है, पता नहीं किधर की तरफ है, कैसे कैसे जाना है, 10 किलोमीटर आपको लगेगा। डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका, 10 मीटर हुआ। किधर तरफ हुआ जी, इधर की तरफ हुआ, एक्स की तरफ हुआ, वाई की तरफ हुआ। सो डिस्प्लेसमेंट बस डायरेक्शन है, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। धीरे 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 नॉलेज के साथ जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे वैसे आपको पता चलने लगा कौन वेक्टर है कौन स्केलर है, ठीक है ना। ओके चलिए, हमें डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करना। तो डिस्प्लेसमेंट आपको पता है कि फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन जो लाइन होता है वही क्या कहलाता है जी, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट इज द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। तो मैंने सिंपल ऐसे ड्रॉ कर दिया। सो दिस इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहलाएगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मान लीजिए मैंने एस से डिनोट कर दिया, तो एस वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड बताना है।
मतलब इस लेंथ ऑफ एरो बताना। समझ में आ रहा है ना, बार बार वही आ रहा है ना। मैग्नीट्यूड बताने का मतलब क्या करना है जी, लेंथ ऑफ एरो बताना, ठीक है ना। और डायरेक्शन तुम लोग बता ही लेंगे, पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। कहते तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करें, आप कर सकते हो, थोड़ा सा ट्राई कर लो ना, पॉज और ट्राई करिए। देखिए हमें इसका लेंथ निकालना, तो मैंने बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई ज्योमेट्री वगैरह नहीं बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन सकते हैं, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाते हैं जी, कि ड्रॉप परपेंडिकुलर फ्रॉम हेड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर टू द फर्स्ट वेक्टर बाय प्रोड्यूसिंग इट। तो फर्स्ट वेक्टर तो यही है ना, तो आप इसको प्रोड्यूस कर दीजिए आगे की तरफ और यहाँ से आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। तो आपको क्या दिख रहा है, है ना, ये क्या दिखा जी आपको, राइट एंगल ट्रायंगल दिखा ना, ठीक है। तो ये 5 है तो ये भी क्या है 5 है, ये 5 है तो ये भी क्या है 5 है। तो अब आपको कैसा दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए 5 + 5 कितना 10, ठीक है। तो ये कितना होगा जी, यही तो है ना, यही तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि √10² + 5² कितना हो गया जी 100 + √125 मीटर इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट। क्या हम इसका डायरेक्शन भी बता सकते हैं, डायरेक्शन बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एंगल आपका निकल जाए तो हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं। ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, मान लो ये थीटा है, ठीक है ना, मान लो ये थीटा है। और अगर आपने पहला लेक्चर किया होगा तो पहले लेक्चर में मैंने डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बताया था निकालने के लिए। और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर हम लोग एंगल से निकालते, ज्योग्राफिकल डायरेक्शन से निकालते, और एक मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से निकालने के लिए बोला था। अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से कैसे निकलता वो मैंने नहीं बताया था। मैंने बोला था कि जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से हम लोग निकालना सीख जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग tan थीटा इसमें यूज़ कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें P पता है और बेस पता है। तो मैंने लिखा tan थीटा, tan थीटा इज व्हाट 5/10। हम कह सकते हैं कि थीटा इज tan इनवर्स 1/2, कह सकते हैं ना, ये तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। सो दिस इज tan इनवर्स 1/2। खैर अब हमें एंगल भी पता चल गया, अभी हमें एंगल भी पता चल गया। इसी वेक्टर का हमें डायरेक्शन बताना है, हमें इसका एंगल पता चल गया। अब मैंने अभी जस्ट आपको बोला था कि किसी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन बताना है तो उसके टेल पे क्या करते हैं जी, ओरिजिन क्रिएट करते हैं। किसी वेक्टर के पे अगर हमें डायरेक्शन बताना है किसी वेक्टर का तो उसके टेल पे ओरिजिन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो आप कर दीजिए ओरिजिन क्रिएट, ओरिजिन क्रिएट कर दिए, ठीक है ना। ये क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। फिर से वही बात आई, जिस भाषा में क्वेश्चन पूछा उसी भाषा में हमें जवाब देना है, उसी की भाषा में जवाब देना है कि नहीं। समझ पा रहे हो ना अच्छे से, बिल्कुल। देखो तो ये ईस्ट वेस्ट यूज़ किया था ना, तो हम भी ईस्ट वेस्ट यूज़ करके आंसर देंगे इसका, ठीक है ना। तो देखो तो इस एंगल को अगर ये थीटा है, ये थीटा हमें पता है कितना है ना, tan इनवर्स 1/2 है। तो मैं इसका डायरेक्शन दे दूंगा tan इनवर्स 1/2। क्या यूज़ करूँगा बोलो, किससे एंगल बना रहा है, ईस्ट से बना रहा है कि नहीं, एंगल बना रहा है ईस्ट से, ठीक है ना। साउथ से नहीं बना रहा था, जिससे नहीं बना तो उसको पहले लिखते हैं, तो साउथ ईस्ट बोल देंगे, बोलेंगे साउथ फ्रॉम ईस्ट, ठीक है ना। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना है तो एस वेक्टर आप लिख सकते हो ऐसे, √125, tan इनवर्स 1/2 साउथ ऑफ ईस्ट। दिस इज व्हाट कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आपको समझ में आया कैसे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल मेथड यूज करेंगे। पहले तुमने वेक्टर देख लिया किसका वैल्यू निकालना है, उसके बाद पहले वेक्टर को प्रोड्यूस किया और यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया। आपको पता चल जाएगा कैसे प्रोड्यूस करना। हो सकता है कि इसको हम पीछे भी लेके जा सकते हैं, आगे भी लेके जा सकते हैं, कैसे भी लेके जा सकते हैं। बस ये समझना है कि यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो इसके सामने पहला वेक्टर मिलना चाहिए। तो आपको ये एक दो चीज़ें यहाँ पे और एडिशनल देखने को मिली। एक तो हम लोग बार बार वेक्टर का डायरेक्शन दे रहे हैं उसके टेल पे ओरिजिन क्रिएट करके, और एक क्या किया हमने, थीटा निकाला, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज करके हमने यहाँ पे डायरेक्शन निकाला है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज किया और डायरेक्शन लिखा है ज्योग्राफिकल डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके, लेकिन यूज क्या किया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो यूज किया है। तो धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। लिखिए इसको। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसमें हमने वेक्टर एडिशन सीखा और वेक्टर एडिशन आगे आने वाले चैप्टर्स में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप कंप्लीट नोट्स तैयार किए होंगे सुंदर से अक्षर के साथ, बहुत ही अच्छे से नोट्स लिख लिए होंगे, और बार बार इसको रिवाइज करते रहिए। लेक्चर 1 को भी रिवाइज करिए, लेक्चर 2 को भी रिवाइज करिए, तुरंत लेक्चर 3 भी आने वाला है।
और इस लेक्चर से अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे फेसबुक पेज या फिर इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, उस पर आप डाउट पूछिए। ओके, सो अभी के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।